हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की नोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमारे 12th के अकाउंटेंसी के अंदर और आज अपन इसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले कि क्यों किसी भी फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आता है, उसकी क्या रीजन होते हैं। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, ये अपने बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो है इनके पास पैसा बहुत पड़ा है लेकिन इनको मैनेजमेंट करना नहीं आता क्योंकि इन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन उसकी नहीं ले रखी है और ना ही इनको इतना एक्सपीरियंस है कि ये बिजनेस को चला सके। तो ये कहते हैं कि भाई हम एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं, ठीक है, जेड को, जो हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट कर सके, अच्छा मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, तो एक्स और वाई ने बोला कि जेड जो है वो एक अच्छा मैनेजर है, ठीक है, बिजनेस को अच्छे तरीके चला सकता है। तो इन दोनों ने बोला हम जेड को अपने पास ले आते हैं, अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। अब इनके पास दो तरीके हैं जेड को शामिल करने के। पहला तरीका है या तो उसको सैलरी बेस पे रखे, उसको वेतन दे, और दूसरा तरीका उसको पार्टनर बना ले। अगर वो अपने बिजनेस के अंदर इसको पार्टनर बना लेंगे तो इन दोनों को अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उसको देना पड़ेगा, समझ गए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो पार्टनर्स है एक्स और वाई, ये जेड को अपना पार्टनर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मैनेजमेंट अच्छा आता है और अगर मैनेजमेंट बिजनेस का अच्छा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस ग्रो करेगा तो फ्यूचर के अंदर इन ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छा कमाएंगे, समझ गए। तो इस रीजन से क्या होता है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं कई बार नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन देते हैं। ये तो होता है एक रीजन, जो पुराने पार्टनर्स को जरूरत है। दूसरा रीजन होता है दो पार्टनर अपना बिजनेस चला रहे एक्स और वाई, जेड कोई तीसरी पार्टी है। जेड एक्स और वाई के पास जाके बोलता है साहब आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है और मैं, आप जो बिजनेस चला रहे हो, मैं भी चाहता हूँ कि इस तरीके का बिजनेस में मैं शामिल हो जाऊँ, तो आप एक काम करो मुझे अपना पार्टनर बना लो। तो कोई तीसरी पार्टी आके ऐसा बोल सकता है। ठीक है, वो जब आएगा इनके पास में तो ये दोनों सोचेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे और अगर इनको लगा कि ठीक है जेड पार्टनर बन जाएगा तो ठीक है। अब इनको क्यों लग सकता है ऐसा, हो सकता है इनके पास में पैसा आ जाए क्योंकि जेड जब यहाँ इसके अंदर पार्टनर बनेगा तो ये इससे कुछ पैसा लेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि एक्स और वाई को भी इनको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट लगे, इनको लगे कि हाँ जेड अगर इनका पार्टनर बन जाएगा तो हो सकता है इनका भी फ्यूचर में बेनिफिट अच्छा हो या प्रॉफिट अच्छा कमा ले। ठीक है, तो इस रीजन से क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को चलाते चलाते किसी और व्यक्ति को भी अपने बिजनेस का पार्टनर बना सकते हैं। बस इसी चीज को अपन बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी किसी नए साझेदार का व्यवसाय के अंदर क्या होता है, प्रवेश होना। इसी को कहा जाता है कि बाहर का कोई पार्टी आपके बिजनेस में आ गया और आपका साझेदार बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब हम बात कर रहे हैं कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी कोई नया पार्टनर बनता है किसी फर्म के अंदर। ठीक है, तो सबसे मेन हमारे जो टॉपिक है ना इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि जब, इंग्लिश में लिख दूं पहले, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स अराइजिंग व्हेन न्यू पार्टनर कम्स इन बिजनेस, या कम्स इन फर्म लिख दें ज्यादा बेटर होगा क्योंकि पार्टनर्स जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। ये अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है, कम्स इन फर्म। ठीक है, जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करे, जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करे तो निम्न समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है और यही हम कहेंगे कि ये हमारा पूरा चैप्टर भी है। हम इस चैप्टर में सिर्फ यही चीजें पढ़ने वाले हैं, इनके में अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, कुछ वैल्यूएशंस होंगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगी। ठीक है, कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे अपने को, तो सारी चीजें अपन इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो होगी नए पार्टनर की कैपिटल, कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो क्या लाएगा। अगर वो किसी फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहता है तो उसको जितना पैसा पुराने पार्टनर्स ने लगा रखा है उसके अकॉर्डिंगली उसको भी तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा एक्स और वाई पार्टनर थे,
जेड इसका पार्टनर बनना चाहता तो क्या जेड को फ्री में एडमिशन दे देंगे? नहीं। जेड जब आएगा तो कुछ पैसा लेके आएगा और बोलेगा ठीक है साहब, जितना पैसा आपने लगाया उसके हिसाब से मैं भी इतने पैसे आपको दे देता हूँ और आपका पार्टनर बन जाता हूँ। ठीक है, तो जब भी बिजनेस के मालिक बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि जब भी नया पार्टनर आएगा उसकी पूंजी का समायोजन कैसे किया जाएगा, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबसे पहली प्रॉब्लम, पूंजी का समायोजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दो पार्टनर से। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेता हूँ। एक्स और वाई पार्टनर है और एक जेड है, इसको इन्होंने अपने फर्म के अंदर एक नया पार्टनर बनाया। ठीक है, एक्स और जेड का पहले रेशियो जो था वो 2:1 था। नए पार्टनर को जब ये बिजनेस में एडमिशन दे देंगे तो इनका जो अनुपात होता है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज क्यों होता है इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो जो पॉइंट आएगा तो मैं वापस आपको समझाऊंगा। तो कहने का मतलब कि जब भी नए पार्टनर आएगा तो उस केस में आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या उसके आने के बाद आपका नया अनुपात क्या होगा, उसके हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि अनुपात। नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। ये चैप्टर समझ गए तो थर्ड चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेन चैप्टर है, इसकी जैसा का जैसा हमारा थर्ड चैप्टर है, थोड़े से चेंजेस है पॉइंट, इसलिए अगर सेकंड चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना तो मान लीजिए थर्ड चैप्टर भी इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड को वापस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें डिफिकल्टीज आपको पैदा हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दूसरा पॉइंट हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा सेक्रीफाइस रेशियो। अपन इस सेक्रीफाइस को इसके साथ में ले लेते हैं, लाभानि अनुपात एंड सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग अनुपात, ये दोनों अनुपात होते हैं। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में जब इस पॉइंट को वापस समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गई कैपिटल, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? रेशियो क्या होगा। थर्ड पॉइंट आता है एडजस्टमेंट ऑफ ए गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन। अब ये क्या होता है, ये भी जब पॉइंट्स आएंगे तो देखिए अपन इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन वापस लेंगे। ठीक है, मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ कि अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स अपन पढ़ने वाले वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहला रेशियो हो गया, सेकंड सॉरी कैपिटल हो गया, रेशियो हो गया, उसके बाद में थर्ड क्या है? गुडविल। फोर्थ पॉइंट आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब ये भी क्या होता है, अगेन फिर कह रहा हूँ कि जो पॉइंट आएगा तो अपन इसमें समझेंगे। फिलहाल मैं आपको वो सारे पॉइंट समझाने वाले जो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर से भी लेंथी चैप्टर है, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा फुल्ली यहाँ पर और अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, पांचवें पॉइंट के बाद में हमारे पास में एक पॉइंट आएगा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अविभाजित लाभ हानियों का बंटवारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, और सिक्स पॉइंट होगा लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, अंतिम पूंजी का समायोजन। अंतिम पूंजी का समायोजन। ठीक है,
तो ये 6 पॉइंट्स के अंदर हमारा पूरा एक चैप्टर छिपा हुआ है। 6 पॉइंट आपने कवर कर लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर मानिए कवर हो गया। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। अब मैं वापस आता हूँ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर और अब हम बात करेंगे कैपिटल की। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है कॉपी में। फर्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। अब सबसे पहले तो बात करते हैं पूंजी की। पूंजी क्या होगी? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नए पार्टनर के एडमिशन की। ठीक है, 2 पार्टनर है हमारे पास में, एक्स एंड वाई। ठीक है, जेड जो है वो एक नया व्यक्ति है, वो चाहता है एक्स और वाई फर्म के अंदर जाए और उन फर्म में जाके उनको बोले कि हम आपके फर्म का पार्टनर बनना चाहते हैं। अब आप खुद बताइए, क्या एक्स और वाई इसको बोलेंगे ठीक है भाई तू भी आ जाए हमारे फर्म में पार्टनर बन जा, और क्या वो फ्री में इसको पार्टनरशिप प्रोवाइड करेंगे? नहीं। तो इस केस में क्या होता है, एक्स और वाई जेड को बोलेंगे भाई देख हमने हमारे बिजनेस के अंदर 10-10 लाख रुपए लगा रखे हैं, इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये बोलेंगे मैंने भी 10 लाख लगाए, वाई बोलेगा मैंने भी 10 लाख लगाए। जेड को बोलेगा कि अब तू जब आ रहा है बिजनेस के अंदर तो तुझे भी कम से कम 10 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे, तब हम तुझे क्या करेंगे, अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे। जेड ने बोला ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में जब नया पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या होगा कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो उसकी कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा बताता है, क्वेश्चन में ये गिवन होता है। अब कैपिटल भी 2 तरीके से नया पार्टनर लेके आ सकता है। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों ने 10-10 लाख रुपए का बोल दिया कि भाई हमने 10-10 लाख लगाए। अब जेड के पास में 2 ऑप्शन है कैपिटल लाने के। पहला ऑप्शन जेड के पास में क्या है, वो आके बोल दे ठीक है साहब 10 लाख लगाए, ये लीजिए 10 लाख, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए क्या करेगा, इनको कैश दे देगा। ये दूसरा ऑप्शन। जेड कहेगा देखो मैं आपका पार्टनर बन रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी एक पुराना बिजनेस चल रहा है। ठीक है, जेड का खुद का एक बिजनेस चल रहा है, फर्म चल रही है। उस बिजनेस के अंदर उसके पास में कुछ एसेट्स है और कुछ लाइबिलिटीज है। ठीक है, जेड कहता है एक काम करो, मेरे पास में कुछ एसेट्स भी पड़ी है और कुछ लाइबिलिटीज भी पड़ी है, तो एक काम करो आपके 10 लाख रुपए के लिए मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन ये सारी संपत्ति और दायित्व जो है ना ये मैं आपकी फर्म को दे देता हूँ। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो 2 तरीके से कैपिटल ला सकता है। पहला पॉइंट है कैश में और दूसरा पॉइंट होता है बाय द वे ऑफ बिजनेस। वो अपना पुराना बिजनेस आपको दे सकता है। और किसी भी बिजनेस के आने का मतलब है हमारे पास में मेनली 2 चीजें आती है उस बिजनेस की। ठीक है, एक तो हमारे पास में उस बिजनेस की आती है सारी एसेट्स और दूसरी हमारे पास में उस बिजनेस की आती है सारी लाइबिलिटीज। समझ गए? तो कैपिटल इन शॉर्ट कहा जाए तो 2 तरीके से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नया पार्टनर जब भी आएगा तो वो जो कैपिटल आएगा वो कितने तरीके से ला सकता है, तो ये इसके मेनली 2 तरीके होते हैं। एक तो बाई वे ऑफ कैश, कैश में ला सकता है, और दूसरा वो अपना बिजनेस ला सकता है। ठीक है, बिजनेस लाएगा तो क्या क्या लाएगा, वो एसेट्स लाएगा प्लस लाइबिलिटीज लाएगा। ठीक है, कैश यानी कि नगद, मैं साथ में हिंदी में भी कराता हूँ आपको, और व्यवसाय ला सकता है। व्यवसाय में संपत्ति व दायित्व, ये दोनों चीजें वो बिजनेस में ला सकता है। अब अपन 1 by 1 पढ़ते हैं। अगर कोई पार्टनर कैश लेके आता है, ठीक है, तो अब पहली चीज तो अपने दिमाग में डाल दीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पिछले चैप्टर में भी ये चीज बताई थी, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, हम जब भी लेखांकन करेंगे तो सबसे पहला काम होगा आप अपने आप को बिजनेस मानोगे, ना कि आप खुद को हमेशा बिजनेस के मालिक मानोगे। ठीक है, तो जैसे मैं अकाउंटिंग करता हूँ तो मैं हमेशा कौन हूँ, मैं फर्म हूँ, मैं वो व्यवसायी हूँ जो व्यवसाय चल रहा है। ठीक है, मैं मालिक नहीं हूँ। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, मालिक अलग होंगे और व्यवसाय अलग होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि एक नया पार्टनर जेड, जेड बिजनेस पर पैसे दे रहा है। बिजनेस पर पैसे दे रहा है मतलब मुझे पैसे दे रहा है, मैं मीन्स फर्म, मैं मीन्स व्यवसाय। ठीक है, तो मैंने कहा नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस में क्या करेगा, कैश लाएगा। तो हमारे पास में क्या आ रही है, कैश आ रही है, तो मेरे पास नगद बढ़ेगी। कैश हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है, और एसेट्स जब भी बिजनेस में बढ़ती है तो हमेशा डेबिट की जाती है। ठीक है, तो देखिए अब कैश आएगी हमारे पास में, तो कैश आने पर हम क्या एंट्री करेंगे, जब भी नया पार्टनर आएगा तो हम एंट्री करेंगे कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, और इस कैश से क्या बन गई, नए पार्टनर की कैपिटल बन गई, क्योंकि उसने आप क्या दिया बिजनेस को, कैपिटल दी। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई जब भी बिजनेस में क्या लाएगा, कैश लेके आएगा। अब बात करते हैं बिजनेस में अगर वो एसेट्स तो लायबिलिटीज लाएगा तो क्या होगा। तो देखिए बिजनेस में एसेट्स आई, ठीक है, एसेट्स आई तो मान ली एसेट्स बढ़ेगी तो हम एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मैं एंट्री कर दूंगा एसेट्स अकाउंट डेबिट। हम कौन है, हम फर्म है, इस चीज को दिमाग में ड्रिल कर देना, ठीक है। बिजनेस में एसेट्स आई, नए पार्टनर ने हमने हमको एसेट्स दी तो एसेट्स बढ़ी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर हमारे पास में लायबिलिटीज भी बढ़ी, लायबिलिटीज बढ़ने पर हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्यों क्रेडिट होती है, क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट मानी जाती है, ठीक है। और लायबिलिटीज जब भी बढ़ेगी इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एसेट्स बढ़ी तो हमेशा डेबिट होती है और लायबिलिटीज बढ़ी तो हमेशा क्रेडिट होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। इसके साथ में अगर वो कैश भी दे देता तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट फिनिश। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत छोटा सा था, जब भी कैश लाएगा तो इसकी हमेशा जब भी कैपिटल आएगा तो इसकी हमेशा जनरल एंट्रीज की जाएगी। दो तरीके से कैपिटल आ सकता है, कैश में बाय वे ऑफ बिजनेस लाता है तो एसेट्स और दायित्व दोनों हमारे पास में आएंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और अगर कैश लाता है तो हमारे पास में सिर्फ कैश आएगी, ठीक है। इसको उतार ले, फिर इन दोनों का अपन एक एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोनों के ऊपर अपन एक एक एग्जाम्पल फ्रेम कर लें। आई होप आपने उतार लिया होगा। एग्जाम्पल लिखे आप, मैं आपको शॉर्ट में एग्जाम्पल लिखाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल। और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा इसके आपको नंबरिंग नहीं डालनी जो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन मन से फ्रेम करके बनाते हैं। अगर यहाँ नंबरिंग डालोगे तो हम बुक के एग्जाम्पल भी करेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे है तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट ये वाला है कि बुक वाला है, ठीक है। तो हम जो लिखते हैं उसके लिए नंबर मत डालें, बुक का अगर एग्जाम्पल करते हैं उसके लिए आपको नंबर डालें, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दो पार्टनर से आपके एक्स एंड वाई जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है, लाभ अनुपात कितना दिया है, 2:1, यानी कि इस अनुपात में लाभ को बांट दें। इन्होंने एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जेड को 1/4 हिस्से के लिए। कितने हिस्से के लिए आए जेड, 1/4 हिस्से के लिए, जिसके लिए जेड ने कैश दी 5 लाख रुपए फॉर कैपिटल, ठीक है। जिसके लिए जेड पूंजी के रूप में 5 लाख रुपए नगद लेके आया। क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्री कीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या जनरल एंट्री हो जाएगी। तो सॉल्यूशन अगर अपन इसका करें, क्या एंट्री करेंगे, कैश आएगी हमारे पास में, कैश अकाउंट डेबिट, हम तो फॉर्म में, ठीक है। कितनी कैश आई हमारे पास, 5 लाख रुपीज। और टू में क्या आ जाएगा, टू जेड्स कैपिटल, किसकी कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल, और नया पार्टनर कौन है, जेड। बस हो गई एंट्री, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं आप, being capital introduced by Z। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैश में कैपिटल लेके आ रहा हो तो हम क्या एंट्री करेंगे, ये एंट्री कर देंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट अगर इसका बनाना हो तो कैपिटल अकाउंट में सीधा बाई साइड में कैश लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बाई कैश। एक और एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 1:1। इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया सी को, जिसका हिस्सा होगा 1/5। इसके लिए सी ने क्या किया, पूरा बिजनेस दिया, ठीक है। फॉर विच कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी एज फॉलोज। किस तरीके से उसने बिजनेस को सारी चीजें दी। तो देखिए कैपिटल के रूप में वो कुछ एसेट्स दे रहा है, ठीक है। क्या क्या एसेट्स दे रहा है वो कैपिटल के रूप में, तो देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है सी, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर उसने क्या क्या दिया वो क्वेश्चन में गिवन है। सी ने अपना पूरा बिजनेस दे दिया जिसमें से उसने फर्नीचर दिया, फर्नीचर 2 लाख रुपए का। उसने मशीन दी, मशीन 3 लाख रुपीज। उसने कैश दी 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसने डेटर्स दिए 50,000 के, उसने क्रेडिटर्स दिए 80,000 के, ठीक है। ये उसने बिजनेस में दिया, ठीक है। तो ये देखिए एक्चुअल में हमें लैंग्वेज में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिया क्योंकि हमें डायरेक्टली चीज समझनी है। फिर मैं आपको क्या करूंगा, बुक के क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा जो हमारे पूरी लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है।
तो ए और बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। इन्होंने सी को नया एडमिशन दिया, सी कुछ हिस्से के लिए आएगा। अच्छा, इस हिस्से का मतलब क्या होता है कि सी का प्रॉफिट में शेयर जो होगा वो कितना होगा, 1/5 होगा टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, इसके लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी। सी ने क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, उसके लिए उसने फर्नीचर दिया 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का उसने मशीन दे दी, 1 लाख रुपए उसने कैश दे दी, कुछ डेटर्स दे दिए और कुछ क्रेडिटर्स दे दिए। अब हमें एंट्री करनी है। ठीक है, तो समझिएगा अच्छे से इसकी क्या एंट्री होगी। तो बिजनेस के अंदर जब भी कोई नया पार्टनर कैपिटल आता है, ठीक है, और वो अपना पूरा बिजनेस दे देता है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी जब फर्म को देता है, तो इस केस में एंट्री करते हैं ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। जितनी भी एसेट्स को लेके आ रहा है उनको डेबिट करो। ठीक है, और टू साइड में लिखेंगे टू ऑल लायबिलिटीज एंड टू कैपिटल। मैंने शायद वहां पर कैश अकाउंट डेबिट और ये एंट्री नहीं लिखाई थी, तो आप उसको चेंज करना जहां पर हमने वो लिखा था सेकेंड पार्ट। इसकी एंट्री एक्चुअल में होगी ये एसेट्स account debit to liability and to new partners capital, to new partners capital। समझ गए। अगर वो कैश ला रहा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश भी लिख सकते हैं। तो हमने शायद ये एंट्री करी थी, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल हमने नहीं लिखा, लिखना है अपने को। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसकी कैपिटल भी तो बनेगी, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जितनी भी एसेट्स ला रहा है उनको डेबिट कर दो, कैश ला रहा है उसको डेबिट कर दो, लायबिलिटी जो ला रहा है उसको क्रेडिट कर दो, और हमारे पास में नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमारे पास एसेट्स क्या क्या है। फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, मशीन बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स होती है, कैश बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, देनदार। देनदार मीन्स डेटर्स वो पार्टी होती है जिसको बिजनेस ने उधार में माल बेचा होता है। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, द पर्सन्स टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी ऐसे व्यक्ति जिनको हमने उधार में माल बेचा, तो मेरा उनके ऊपर अधिकार है ना। एसेट्स की डेफिनेशन आप जब आप ये पूरी 12th की अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा, एसेट्स का मतलब हर वो चीज एसेट्स है जिसके ऊपर आपका अधिकार है। अगर इस मार्कर के ऊपर मेरा अधिकार है तो ये मेरे लिए क्या बन गई, एसेट्स बन गई। ठीक है, इस शर्ट के ऊपर मेरा अधिकार है तो मेरे लिए क्या बन गई, एसेट्स बन गई। उसी तरीके से मैंने किसी को उधार में माल बेचा, ठीक है, तो मैं जब किसी को उधार में माल बेचूंगा तो जिस पर्सन को मैं उधार में माल बेच रहा हूँ वो भी तो मेरी एसेट्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं उससे पैसे मांगता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी से पैसे मांगता हूँ या मेरा किसी के ऊपर अधिकार है तो वो चीज मेरे लिए एसेट्स है। और अगर मुझे कोई चीज का भुगतान करना बाकी, यानी एनीथिंग विच इज पेएबल, यानी कुछ भी ऐसी चीज जिसका भुगतान करना बाकी है, वो मेरे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो देखिए डेटर्स कौन होते हैं, ऐसी पार्टी जिसको मैंने उधार में माल बेचा होता है वो होते हैं डेटर्स। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ऐसी पार्टी जिनसे मैंने उधार में माल खरीदा होता है। क्रेडिटर्स से हम उधार में माल खरीदते हैं तो अब मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करना बाकी है, इसका मतलब वो हमारे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, दायित्व बन गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें ना ये आपको 11th क्लास में समझाई जाती है, बट मैं फिर भी आपको साथ साथ में वो चीजें भी वापस रिवाइज करता रहूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती रहे। ठीक, तो क्रेडिटर्स जो है वो क्या बन जाती है हमारे लिए, लायबिलिटी। चलिए, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे तो देखिए जो भी एसेट्स लाए उन सबको डेबिट कर दो। ठीक है, फर्नीचर लाया, क्या एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का लाया, 2 लाख रुपए का। फिर मशीन लाया, क्या लिख देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, कितने का, 3 लाख रुपए की मशीन। कैश लाया 1 लाख रुपए, लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। ठीक है, डेटर्स लाया तो लिख देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के डेटर्स थे, 50,000। ठीक है, टू साइड में आ जाएगा, टू में टू क्रेडिटर्स। क्यों क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो हम इस लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू क्रेडिटर्स कितने, 80,000। ठीक है, और टू में आ जाएगा टू नया पार्टनर कौन था, सी, तो क्या बन जाएगी सी की कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और ये निकाल लेंगे हम बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग में जितनी डेबिट है उतनी क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है, इस पूरे डेबिट के टोटल ध्यान से देखिए कितनी बन रही है, 2 3 5 6, 6,50,000। ठीक है, तो क्रेडिट भी टोटल कितना होना चाहिए, 6,50,000 होना चाहिए। 80,000 हमारे पास में ऑलरेडी है, तो कितने रुपए कम पड़ गए, 5,70,000 रुपए। ठीक है, तो 5,70,000 जो है वो क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल। सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। ठीक है,
ये थे हमारे 2 पॉइंट्स। अब एक चीज समझना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर और एक यहाँ पर लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर। यहाँ तो हमें पता चल गया कि सर ये बैलेंसिंग फिगर आया। आपको हमेशा क्या करेगा क्वेश्चन, सारी एसेट्स तो हमेशा देगा, ठीक है, ये तो आपको हमेशा गिवन ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कहाँ लिखना है, जहाँ पर हमने 2 पॉइंट वो बना के लिखा था ना, यहाँ कैश और यहाँ पर बिजनेस, ठीक है, वहाँ आपको लिखना है। एसेट्स हमेशा आपको दे देगा क्वेश्चन में, लाइबिलिटीज हमेशा आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। वो हमेशा इन दोनों में से कोई एक चीज देगा आपको, या तो कैश देगा या कैपिटल देगा, ठीक है। अगर उसने कैपिटल दे दी तो कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अगर उसने कैश दे दिया, जैसे इस क्वेश्चन में उसने कैश दे दिया, तो हमने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाला, कैपिटल। तो अगर कैश दे दे तो कैपिटल बैलेंस फिगर आएगा, और अगर कैपिटल दे दे तो कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको सेल्फ करना है, तो इसको आप उतार लें। एग्जाम्पल लिखें आप, जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ एग्जाम्पल, यह आपका होमवर्क, ठीक है। इस बार 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2:1। इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया, किसको, डी को, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1/6 हो सकता है, फॉर विच, जिसके लिए डी क्या कर रहा है, कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा डी ने फर्नीचर दिया उसने 5 लाख रुपीज का, ठीक है। कैपिटल के लिए क्या क्या ला रहा है, एक तो फर्नीचर दिया उसने, एक मशीन दी उसने 3 लाख रुपए की, ठीक है। उसने एक लैंड दी, लैंड यानी कि जमीन 2 लाख रुपए की। उसने बिल्डिंग दी 2 लाख रुपीज, ठीक है। उसके कुछ बिल्स पेबल थे, बिल्स पेबल, तो देखिए बिल्स पेबल का मतलब ये एसेट है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। दो चीजें होती है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब जो रिसीव होंगे यानी हमें मिलेंगे, इसका मतलब एसेट है, और पेबल का मतलब लायबिलिटी जिसका हमें भुगतान करना है, ठीक है। तो बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल कितने के हमारे पास में, 1 लाख रुपए के, ठीक है। फिर मैंने कहा कुछ हमारे पास में क्या है, क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स है हमारे पास में 2 लाख रुपए के। और अब मैं कह रहा हूँ डी की कैपिटल क्वेश्चन में दे दी, डी की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, यहाँ लिख देता हूँ, डी की जो कैपिटल है वो है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो डी नया पार्टनर बनाया हमने डी को, जिसकी कैपिटल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख। 15 लाख में से उसने ये सारी चीजें दी है। अब आपको क्या करनी है, इसकी जनरल एंट्री करनी है, समझ गए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में फिलहाल हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लेंगे आपके पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी सेकंड चैप्टर की, इसलिए हमारी थोड़ी सी छोटी क्लास हमने रखी है। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो लगभग 30 से 40 मिनट के बीच की होंगी, ठीक है। तो जितना हो सके इन सारी वीडियोस को शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th क्लास के अंदर, क्योंकि फ्रीली हमारी क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, विदाउट कॉस्ट। हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे, ठीक है। थैंक यू।